नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का आरजेसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो विषय बिंदु चल रहा था वो चल रहा था पादप कार्यकी अर्थात प्लांट फिजियोलॉजी में वाटर रिलेशन पार्ट 4 अर्थात जल संबंध में पार्ट 4 पे हम बात कर रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमारे द्वारा जो विशेष बिंदुओं पे हमने बात की थी वो विशेष बिंदु आपको कहना क्या है कि मैं एक बार फिर रिमाइंड कराता हूँ, जिसमें हमने विसरण डिफ्यूजन पे बात की, जिसमें हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन विलयन के प्रकारों में बात की, हमने बात की थी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन झिल्लियों के प्रकार के बारे में बात हुई। हम बात कर चुके थे परासरण ऑस्मोसिस, परासरण क्या था, ये कितने प्रकार का होता है, इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व होगा, उस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा कर चुके थे। फिर हम बात कर रहे थे कि विशेष प्रकार के दाब जो कि किसी भी कोशिका में उत्पन्न हो सकते हैं। विसरण दाब, डिफ्यूजन प्रेशर, डीपी पे बात हुई। परासरण दाब जिसे हम लोग कहते थे ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर हमने बात की स्फीति दाब, टर्जर प्रेशर, भित्ति दाब, वॉल प्रेशर, सक्सेशन प्रेशर, चूषण दाब पर बात हुई। और लास्ट में हमने एक संबंध भी दिखाया था और वो संबंध था डीपीडी, ओपी और टीपी में संबंध जो था वो तो बात कंप्लीट हो गई है। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आकाश कुमार वेरी गुड बेटा, गुड मॉर्निंग। प्रेम सिंह गुड मॉर्निंग। सोनू कुमार गुड मॉर्निंग। रितु कुमारी गुड मॉर्निंग बेटा। वीरू गुड मॉर्निंग। बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं। उम्मीद रहती है कि साहब आज हमको एक नए टॉपिक पर है क्या है कि चर्चा करने का विषय मिलेगा, नया टॉपिक आपको सीखने का एक मिलेगा। इसी है ना क्या है कि क्रम को हम आज आगे बढ़ाएंगे। इसको आप है ना शेयर भी कर दें और लाइक कर दें, ये विशेष रूप से काम साथ साथ करते चलें। आज बच्चों हम बात करेंगे कि हमने ना क्या है कि एक विशेष प्रकार का संबंध देखा था। कौन कौन सा था? वो ये था डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। डीपीडी, ओपी और टीपी में जो विशेष संबंध हमारे पास आया था पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या इस संबंध पर विशेष चर्चा की थी। हमने बताया था कि डीपीडी, ओपी और टीपी में जो संबंध है, इस संबंध में डीपीडी, ओपी और टीपी क्या था? डीपीडी को हम बच्चों क्या कहते थे? डीपीडी को हम लोग कहते थे विसरण दाब न्यूनता। क्या कहते थे इसको? विसरण दाब न्यूनता अर्थात डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट। इसके बाद बच्चों हम बात करें ओपी क्या होता था? ओपी यहां पर कहलाता था परासरण दाब। क्या कहलाता था बेटा? परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता था। और जो टीपी था ये कहलाता था स्फीति दाब, टर्जर प्रेशर। अब जरा आपको यहां पर ध्यान रखना है क्या कि साहब डीपीडी क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट। ओपी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। टीपी क्या है? टर्जर प्रेशर। गिरिराज प्रसाद गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, अब गुड मॉर्निंग की बात सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हमारी टॉपिक पर फुल फ्लैश है ना उसी वे में चलेंगे। ये बच्चों एक संबंध था, लेकिन इस संबंध का हमारे लिए किस प्रकार से ना क्या है कि क्या महत्व होगा जरा चेक करने की कोशिश करें। ये जो संबंध है, इस संबंध से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? तो बेटा यहां से क्या है कि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कुछ है ना क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि जो कि है ना क्या है कि हैं तो बहुत आसान, लेकिन है ना क्या है कि उन पर अगर थोड़ा सा हम लोगों ने गौर किया तो शायद हो सकता है कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकेंगे। तो हम जरा बात करेंगे इस वाले रिलेशन से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए देखने को मिलते हैं। बच्चों मैं इसी है ना क्या है कि क्रम में उन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करूंगा। आज मैं आपसे ना क्या है कि यहाँ 3 प्रश्नों पे बात करूंगा बेटा। अब आगे की तरफ चलेंगे। हमारा जो है ना नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है क्या? वाष्पोत्सर्जन। कौन सा आएगा बेटा? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं? अब हम बात करें बेटा किसकी? वाष्पोत्सर्जन की। ट्रांसपिरेशन की बात कर रहे हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। बच्चों सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि साहब वाष्पोत्सर्जन के बारे में कि साहब इसकी डेफिनेशन क्या होती है। मैं इसको लिख रहा हूं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहलाता है। इस चीज को समझने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? यहां पर हम लोग जो बात करें इस चीज को समझने के लिए हमारे पास में देखो मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूं आपको। मेरे पास ये ना क्या है कि ये बच्चों क्या है? ये ना क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, सिंगल सोर्स ऑफ
एनर्जी इन ए इकोसिस्टम क्या कहलाता है? सूर्य कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो एकमात्र स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। और सूर्य क्या करता है? आसपास के पूरे माहौल को अर्थात पूरे वातावरण को क्या करता है? गर्म करने की कोशिश करता है। बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करें कि जो ट्रांसपिरेशन वाला टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यहां से। ये बच्चों क्या है? ये भूसंपर्क सतह है, लैंड स्पेस है। इस भूसंपर्क सतह पर क्या है? इस पर न क्या कुछ वनस्पति लगी हुई है, अर्थात ये क्या है? कुछ पादप वगैरह यहां पर इस तरीके से लगे हुए हैं। ये ध्यान से समझें। ट्रांसपिरेशन में जैसे जैसे इसकी तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे क्या होगा? आसपास का माहौल गर्म होगा। क्या होगा बेटा? आसपास का माहौल गर्म होगा। माहौल गर्म होगा तो सब ने क्या है कि यहां पर देखें गौर करके, यहां पर देखें अपन लोग कि यहां पर इन्हें क्या है कि जैसे माहौल गर्म होगा तो वैसे इन्हें क्या है कि हमारे क्या होगा कि सब इन्हें क्या है कि इस पेड़ को आसपास इन्हें क्या है कि झुलसने की से बचने के लिए अपने आसपास नमी का त्याग करना पड़ेगा। अपने आसपास नमी का जब त्याग करना पड़ेगा तो ऐसी कंडीशन क्या होगा? ये जो नमी निकलेगी वो धीरे 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 क्या होगी? वो इसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाएगी। और ये जो नमी निकल रही है वो नमी किस रूप में निकल रही है? वो नमी निकल रही है वाष्प के रूप में। किस रूप में निकल रही है बेटा? वाष्प के रूप में। आप समझने की कोशिश करें। मैं जैसे जैसे कहना चाहता हूं उस चीज को देखें। आप इस टॉपिक पर ना विशेष फोकस कर चलें। ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन क्या है तो जरा समझें। ये क्या था? सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एकमात्र सोर्स था। ये था वनस्पति। जैसे जैसे इसकी तीव्रता बढ़ी तो वैसे वैसे ने क्या है कि आसपास का वातावरण गर्म होगा। आसपास का वातावरण गर्म होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इस पादप की पत्तियां अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को झुलसने से रोकने के लिए क्या करती हैं कि इनके रंध्र खुल जाते हैं। स्टोमेटा के ओपन होते ही यहाँ से वाष्पन की क्रिया हो जाती है और जल का वाष्प बाहर की तरफ निकल जाता है। ये जो जल बाहर निकल रहा है ये किस रूप में निकल रहा है? वेपर के फॉर्म में निकल रहा है, वाष्प के रूप में निकल रहा है। इसी चीज को हमको यहाँ पर समझना है। क्या? जरा समझे कि पादप के कौन कौन सी भाग की बात कर रहे हैं। अब आप बताओ कि इसमें है ना कि पादप के 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। एक तो पादप की जड़ दिखाई दे रही है, एक पादप का तना दिखाई दे रहा है, ये तो रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है। अब मुझे ये बताओ कि जब इन्हें क्या है कि वातावरण गर्म होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या पत्तियों को इन्हें क्या है कि झुलसने की पत्तियों पर इन्हें क्या है कि इसका असर पड़ेगा? यस। तने पर असर पड़ेगा? हाँ। जड़ों पर असर पड़ेगा क्या? नहीं। इसका मतलब ये कि सब इन्हें क्या है कि वातावरण में टेम्परेचर के परिवर्तन के कारण क्या है? जड़ों पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी कंडीशन की बात करें तो ये देखो गौर करके कि जो तना है और पत्तियां हैं ये कौन सा भाग है? ये प्लांट का वो पार्ट होता है जो कि एयर के डायरेक्ट टच में होता है। अर्थात ना क्या है कि ये वायु के संपर्क में है। किसके संपर्क में है? वायु के संपर्क में। इसलिए कौन सा भाग होगा? वायुवीय भाग होगा। ये कौन सा भाग बच्चों? ये वायवीय भाग या एरियल पार्ट कहलाएगा। अब हम जो बच्चों बात करें तो यहां पर ध्यान रखना कि जैसे जैसे तीव्रता बढ़ी वैसे वैसे क्या आसपास का माहौल गर्म हुआ और पादप अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहा है? जल का निष्कासन कर रहा है। जल का निष्कासन किस रूप में कर रहा है? जल का निष्कासन कर रहा है ये वाष्प के रूप में। और ये जो जल का निष्कासन हुआ, ये जो जल है क्या पादप के काम आया क्या? नहीं। ये तो केवल ठंडक देने के काम में आया। इसका मतलब ये क्या हो गया? जल की हानि हो गई। तो हम वही बात करना चाहते हैं। क्या? जरा ध्यान से देखें कि पादप के वायवीय भागों के द्वारा या पादपों के वायुवीय भागों के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, भागों के द्वारा जलवाष्प के रूप में, जलवाष्प के रूप में हुई जल की हानि, हुई जल की हानि क्या कहलाएगी? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब अपन को यहां पे बात समझनी है। क्या कहा बेटा मैंने आपसे? अब आपको यहां पर एक विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या कहा कि पादपों के वायवीय भागों के द्वारा जलवाष्प के रूप में हुई जल की हानि वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहलाएगी। ध्यान से सुने, द लॉ वाटर की बात कर रहा हूं।
यहां पर है क्या है कि एरियल पार्ट से वाटर का जो लॉस हो रहा है किस फॉर्म में हो रहा है, वाटर वेपर के फॉर्म में, और क्या कहला रहा है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ये तो बात हो गई पादपों के वायवीय भाग कौन थे, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, जिनसे न क्या है कि जल की हानि हुई, ये क्या कहलाई, वाष्पोत्सर्जन। अब रही बात ये कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में हम बात करते हैं साहब कि कितने परसेंट जल का लॉस होता है और कितने परसेंट जल न क्या है कि पादपों के द्वारा अपने पास उपयोग में लिया जाता है। तो ध्यान से सुने कि वाष्पोत्सर्जन में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, वाष्पोत्सर्जन में जल की हानि कितनी होती है। तो जल की हानि की बात करें तो ये जो जल की हानि होती है ये 95 से 99% तक पाई जाती है। पादप क्या करता है, पादप ने क्या है कि लगभग 95 से 99% पानी को क्या कर देता है, वाष्पित कर देता है, और 1 से न क्या 5% पानी को ही अपने पास में सहेज के रख पाता है, ताकि न क्या है कि वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी में उपयोग में ले सके। तो ये तो बच्चों इसकी डेफिनेशन हुई, और ये न क्या है कि इसमें कितने % जल की हानि होती है, ये इसके बारे में बात हुई है। अब हमारे सामने बात आती है कि साहब की जो वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार की है, ये लाभदायक क्रिया है या हानिकारक क्रिया है, इसकी हम बात करें तो यहां पर बच्चों हम बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन का कथन। वाष्पोत्सर्जन का कथन स्टेटमेंट की बात करेंगे। 2 कथनों पे हम चर्चा करेंगे, पहला और दूसरा। पहले हम बात करेंगे कार्टियस का कथन, कार्टियस का कथन, और दूसरी बात करेंगे स्टीवर्ड का कथन। बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गिरिराज प्रसाद गुड मॉर्निंग बेटा, कुलदीप गुड मॉर्निंग, पायलट बिल्कुल सर। देखिए हम लोग क्या क्या चीज चल रही है। हम जो बात कहना चाह रहे हैं बेटा, ट्रांसपिरेशन के ऊपर हमने चर्चा की थी। क्या हुआ था देखो थोड़ा सा ना, क्या जो बच्चा अभी आया वो ध्यान से सुन लेना। क्या कि जब ना क्या वाष्पोत्सर्जन के बारे में बात कर रहा हूं कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, ये बेटा क्या है, सूर्य। ये जो सूर्य है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल में या फिर पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सिंगल सोर्स है। सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम क्या कहलाता है, सन कहलाता है। अब ये जो सूर्य है, ये सूर्य जब है ना क्या अपनी चमक फैलाता है तो आसपास का पूरा वातावरण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। आसपास का पूरा वातावरण गर्म होगा तो ऐसी कंडीशन में आपने खुद भी देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो हम क्या करते हैं, हमारी शर्ट के बटन खोल लेते हैं, अर्थात ना क्या है कि हमको भी हवा की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरीके से ना क्या है कि हमारे शरीर से जो नमी निकलती है, हम हल्का से हवा करते हैं, हमारी नमी सूख जाती है और हमको ठंडक महसूस होती है। सेम ऐसे ही ये क्या होता है कि जब ना क्या है कि पादपों की पत्तियां होती, पत्तियों के रंध्र ना क्या खुल जाते हैं, रंध्रों से क्या होता है, जलवाष्प के रूप में ना क्या जल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये जो जलवाष्प के रूप में जल बाहर निकला, ये जल कैसा होता है, ये जल ना क्या पादप के वायवीय भागों को ठंडक देने के लिए होता है, और कुल अवशोषित जल का कितना होता है, 95 से 99% होता है। ये जो निकल गया वो पादप के किसी काम नहीं आया, केवल ठंडक देने के काम में आया। तो अब आप बताओ ये हानि हुई है या लाभ हुआ, तो जरा ध्यान से सुने कि पादपों के वायवीय भागों के द्वारा जलवाष्प के रूप में हुई जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन में जल की हानि कितनी होती है, 95 से 99% तक जल की हानि पाई जाती है। अब बच्चों ये चीज तो ना क्या कि अपन को यहाँ पर डेफिनेशन के बारे में पता चल गई। फिर हमसे आप से पूछ सकता है कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है पादपों के कौन से भाग में नहीं पाई जाती। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होता है प्लांट के उस पार्ट में नहीं पाया जाता जहां पर है क्या है कि वातावरण के टेम्परेचर का परिवर्तन, वातावरण के ताप में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता। अब आप बताओ क्या वाष्पोत्सर्जन में पत्तियां भाग लेगी क्या, हाँ। वाष्पोत्सर्जन में तना भाग लेगा क्या, हाँ। फल फूल भाग लेंगे क्या, हाँ। जड़ें भाग लेंगी क्या, नहीं, क्योंकि जड़ें मिट्टी में दबी पड़ी हैं, इसलिए वाष्पोत्सर्जन में जड़ों का कोई योगदान नहीं होता। ये बात भी याद रखना बेटा। वाष्पोत्सर्जन में जड़ों का कोई योगदान
नहीं होता। ये बच्चों बात याद रखनी है, जड़ें कोई पार्ट प्ले नहीं करती। आगे की बात करें, ट्रांसपिरेशन के स्टेटमेंट की बात करें कि साहब वाष्पोत्सर्जन का कथन क्या है, तो यहां से ध्यान रखना वाष्पोत्सर्जन में भी क्या है कि दो टाइप के क्या है कि स्टेटमेंट दिए गए। अक्षत कुमार बेटा ये ध्यान रखेंगे कि रूट किसी भी प्रकार से कोई भी ट्रांसपिरेशन में पार्ट प्ले नहीं करती। अब हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन के कथन में देखो दो साइंटिस्ट आए हैं, एक है कर्टियस और एक है स्टीवार्ड। इन साइंटिस्टों के बारे में बात करें, इन्होंने क्या कहा था, तो कर्टियस का जो स्टेटमेंट था ये था कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। क्या कहा इन्होंने, आवश्यक बुराई है। ये तो कर्टियस का स्टेटमेंट था कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा कि ट्रांसपिरेशन इज असेंशियल। क्यों कह रहा हूं इसको असेंशियल, क्योंकि आवश्यक है। इविल, तो ध्यान रखना कि ट्रांसपिरेशन इज ए असेंशियल इविल। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय कर्टियस। स्टेटमेंट को विशेष रूप से ध्यान दें और साइंटिस्ट का नाम विशेष रूप से ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों है मैं इसको अभी समझाने की बात भी करूंगा। स्टीवार्ड का जो स्टेटमेंट था, इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि सब क्या कि वाष्पोत्सर्जन एक अपरिहार्य बुराई है। अब बच्चों क्या होता है अपरिहार्य, इसके बारे में बात करें, ध्यान से समझना। अपरिहार्य का मतलब है जिसे छोड़ा ना जा सके, छोड़ा ना जा सके, ये क्या कहलाता है अपरिहार्य, अनअवॉइडेबल। तो ध्यान से सुनना, कर्टियस का स्टेटमेंट था कि ट्रांसपिरेशन इज ए असेंशियल इविल, आवश्यक बुराई है, और स्टीवर्ड कहता है कि ट्रांसपिरेशन इज ए अनअवॉइडेबल इविल, इसे किसी भी तरीके से हम अवॉइड नहीं कर सकते। इन वाले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। इस स्टेटमेंट को कैसे समझेंगे, जरा थोड़ा सा ना क्या मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूं ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए, क्योंकि कई बार पेपर में पूछ लेता है कि कर्टियस के अनुसार वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, कथन का स्पष्ट कीजिए। अब बेटा कथन को स्पष्ट कीजिए, कथन का सही है ना स्पष्टीकरण होगा, ऑप्शन कह रहा है उसके अंदर कि वाष्पोत्सर्जन के दौरान पादप का अधिकांश भाग लॉस हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान पादप के द्वारा अवशोषित जल का अधिकांश भाग लॉस हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पादप को क्या होता है, कोई ना कोई हानि होती है, लाभ होती है। ऑप्शन 4 दे दिए, कैसे समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। इस वाले के कैसे समझे, ये क्या है, ये ऊर्जा का स्रोत था, जो डायग्राम मैंने पहले बनाया उसी डायग्राम को थोड़ा सा मैं आपके सामने यहां दोबारा से ड्रॉ कर चलता हूं ताकि आपको इस वाले स्टेटमेंट को समझने में आसानी रह सके। ये है, इसके बाद ये क्या है, ये भू संपर्क सतह थी, इस पर क्या कोई प्लांट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये कोई प्लांट लगा हुआ है इस तरीके से, ये कोई पादप लगा हुआ है। अब जरा ध्यान से सुनना, जैसे जैसे इसकी तीव्रता बढ़ी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी, तो वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आसपास का माहौल गर्म होगा। और जब आसपास का माहौल गर्म होगा तो आसपास के माहौल के गर्म होते ही पादप की पत्तियां क्या करेंगी, ये अपने चारों तरफ थोड़ी थोड़ी जल के अणु को बाहर की तरफ निष्कासित करेंगी, और जल को बाहर की तरफ निष्कासित करेंगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पादप के आसपास ठंडक होगी और पादप झुलसने से बच जाएगा। समझने की कोशिश करें कि कर्टियस ने कहा था कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, ये आवश्यक भी और बुराई भी है। ये क्या मतलब है साहब, ठीक है आवश्यक है इतना कह के शांत हो जाता तो समझ में आता, ये बुराई है इतना कह के शांत हो जाता तो समझ में आता, लेकिन इसने एक शब्द लिखा आवश्यक भी और बुराई भी है। कैसे है जरा समझें। इस वाले पादप की जो जड़ें हैं बेटा, पादप की जड़ें क्या करती हैं, जल को अवशोषित करती हैं, जल को चूसने का काम करती हैं, ताकि उस अवशोषित किए हुए जल को ये तने की सहायता से पत्ती तक पहुंचा सके और पत्ती में सब उस जल का उपयोग हो, और उपयोग के दौरान क्या हो सके, भोजन इत्यादि का निर्माण हो सके, क्योंकि उसमें खनिज इत्यादि भी जा रहे हैं। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, यहां पर ना क्या है कि हमने ना क्या है कि इस पादप की ना क्या है कि पूरी की पूरी कंडीशन को देख लिया। हमें पता चला कि जैसे जैसे ये जड़ें हैं, जड़ें क्या कर रही हैं, जल का अवशोषण करे जा रही है, जड़ें क्या कर रही हैं, जल का अवशोषण करे जा रही है,
और ये जो अवशोषित जल होता है तने के द्वारा पत्तियों में पहुंचता है, पत्तियां क्या करती हैं, इस जल को बाहर की तरफ निकालती है। कितना निकालती हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करें, 95 से 99% इसका लॉस कर देती है। अब आप समझने की कोशिश ऐसे कर सकते हैं कि देखो, मैंने इस प्लांट से पूछा कि भैया सब कुछ सही चल रहा है क्या, तो प्लांट कहता है साहब कैसी बात करें, सब कुछ क्या सही चल रहा है, आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में हर प्रकार का व्यक्ति हैरान हो रहा है। और आजकल है क्या है कि आपको पता है गर्मी भी इतनी पड़ रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। गर्मी की सीमा की बात करें तो आपको शायद है क्या है कि पता होगा, कल का जो टेम्परेचर था, मीन्स है क्या है कि जो 29 तारीख का मई का टेम्परेचर था, जिसमें हमारे राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला, श्रीगंगानगर सिटी पूरे विश्व में गर्म स्थान पे तीसरे नंबर पे था। इसका मतलब कितना टेम्परेचर ज्यादा होगा आप समझ सकते हैं। तो पादप ने कहा, भाई साहब कैसी बात करते हो मास्टर जी, आसपास का क्या है कि इतना माहौल है गर्म जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जब तेजी के साथ गर्मी पड़ती है तो इसे ना क्या सूरज की तपन इतनी तेज होती है कि हमारे आसपास की पत्तियां इत्यादि सब कुछ झुलसने की कोशिश करती हैं। इसलिए पत्तियां अपना काम कर रही हैं, तना अपना काम कर रहा है, जड़ अपना काम कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने ना क्या कि जड़ से पूछा कि भैया एक बात बताओ, तुम खुश तो हो ना। तो इस जड़ ने ना क्या जवाब दिया, अरे मास्टर जी कैसी बात करते हो, क्या खुश हैं। जब ने क्या है कि हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो दिन भर ना क्या जल को चूसने की कोशिश करते हैं, हम रात में भी जल को चूसने की कोशिश करते हैं, अर्थात हम क्या रात दिन जल को चूसते हैं। इसलिए चूसते हैं ताकि हमारे न के पादप को न के जल की कोई कमी नहीं हो। लेकिन इन नालायक पत्तियों से पूछा जाए कि साहब ये क्या कर रही हैं, हम तो हाय हाय करके क्या कर रहे हैं, रात दिन जल को चूस रहे हैं, अर्थात रात दिन न के जल को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन ये पत्तियां क्या करती हैं, हमारे द्वारा चूसे गए कुल 100% जल में से लगभग 95 से 99% जल का क्या कर देती है, लॉस कर देती है। तो ये जड़ें अपना दुखड़ा रो रही हैं, जड़ें अपनी ना कि यहाँ पर समस्या बता रही हैं कि हमने रात दिन जल को चूसा और हमारे द्वारा चूसे गए कुल जल का क्या किया, लगभग 95 से 99% ना क्या है कि पानी को पत्तियों ने बाहर की तरफ बिखेर दिया। बताओ ये अच्छी बात है खराब बात है बच्चों, कि क्या कि जड़ें जल को चूसने की पूरी कोशिश कर रही हैं, भरसक प्रयास कर रही हैं, और पत्तियां इस पानी को क्या कर रही हैं, बाहर की तरफ लुटा रही हैं, उड़ा रही हैं, बेकार कर रही हैं। इसका मतलब ये अच्छाई है बुराई है, तो देखा जाए तो इस प्रकार तो साहब ये बहुत बड़ी बुराई हो गई साहब। इसका मतलब बुराई का मतलब आपके समझ में आ चुका है क्या, कि साहब पादप के द्वारा कुल अवशोषित जल का लगभग 95 से 99% पार्ट, टोटल ना क्या एब्जॉर्बेटिक वाटर का 95 to 99% पार्ट जो होता है इन लीफ के द्वारा क्या किया जाता है, या लीफ कहूं या मैं कह सकता हूं वायवीय भाग एरियल पार्ट्स के द्वारा क्या किया जाता है, बाहर की तरफ वेपर फॉर्म में निकाल दिया जाता है, वाष्प के रूप में निकाल दिया जाता है। ये तो ना क्या गलत बात है, राम लखन ने ना क्या लिखा साहब ये तो गलत बात है और मैसेज को डिलीट कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, वास्तव में देखा जाए तो ना क्या बात तो सही है कि साहब ये गलत बात है। लेकिन अब ना क्या, जब मैंने जड़ की व्यथा को सुना, जड़ के दुखड़े को सुना, जड़ की समस्या को सुना, तो ऐसी कंडीशन में जड़ की बात मेरे समझ में आ गई, साहब जड़ तो पूरा प्रयास कर रही है, जड़ की कोई कमी नहीं है। अब मैंने ना क्या है कि जाते ही ना क्या कि पत्तियों के पास गया, और पत्तियों के पास जाने के बाद मैंने पूछा कि साहब ने क्या कि सब कुछ सही चल रहा है, बोला हाँ सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोला साहब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पत्तियों को ऐसे ही पूछा कि यार एक बात बताओ, तुम कह रहे दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी शिकायत जड़ें कर रही हैं। जड़ें क्या कहती हैं, जड़ ये कहती है कि मास्टर जी हम पूरा का पूरा जितना जल अवशोषित करते हैं, ये पत्तियां क्या करती हैं, उस जल को बाहर की तरफ लुटा देती है, उड़ा देती है, बेकार कर देती है। तो ये अच्छाई थोड़ी है, ये तो बहुत गलत बात है आपकी। तो पत्तियां मेरे से क्या कहती हैं कि देखो मास्टर जी आप ये मुझसे नहीं पूछें, आप तो इससे पूछें, किससे, इस ऊर्जा के सोर्स से पूछें कि ये ऐसा क्यों करता है, अर्थात सूरज इतनी चमक क्यों मार रहा है, सूरज इतनी तपन क्यों उत्पन्न करता है। अगर ये तपन उत्पन्न करता है तो इसके तपन के कारण क्या होता है, हमारे पूरे के पूरे जो वायु के संपर्क में भाग हैं, जड़ है, तना है, पत्ती है, फल है, फूल है, वो क्या होते हैं, झुलसने की कगार पे आ जाते हैं। तो बताओ मैं क्या करूं, तो मुझे न क्या पूरे के पूरे वायवीय भाग को बचाना है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ता है, अपने सतह से वायु जल का निष्कासन करना पड़ता है, ताकि न क्या है कि पूरा का पूरा पादप बचा रहे। पत्तियों ने क्या कहा, अगर बाय द वे मैं ये काम नहीं करूंगी, जल का निष्कासन नहीं करूंगी, तो सूरज की तपन के कारण क्या होगा, मेरी पूरी सरफेस जल जाएगी, झुलस जाएगी।
अगर पत्तियां ही झुलस गई तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन का निर्माण नहीं होगा। भोजन का निर्माण नहीं होगा तो भोजन ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जाएगा, अर्थात तना भोजन की कमी के कारण क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जब तना ही मर जाएगा तो भोजन की यानी कि सप्लाई जड़ तक नहीं जा पाएगी, और जड़ तक नहीं जा पाएगी तो इसका मतलब जड़ भी मर जाएगी। और जिस जड़ ने मेरी शिकायत की है कि साहब हमारे द्वारा अवशोषित किए गए जल का अधिकांश भाग पत्तियां लॉस करती हैं, उसी से आप पूछो अगर हमने अपना काम बंद कर दिया अर्थात हम मर गए तो भोजन नहीं बनेगा तो जड़ का भी क्या होगा, बताओ इसमें गलती मेरी है क्या? तो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करें। जड़ की बात सुनी तो जड़ की बात सुनकर लगा कि नहीं पत्तियां गलत काम कर रही हैं, लेकिन जब पत्ती की बात सुनी तो लगता नहीं पत्तियां ना क्या है कि ये अपने लिए नहीं कर रही बल्कि पत्तियां पूरे पादप के लिए काम कर रही है। इसका मतलब पत्तियां जो काम कर रही हैं वो बेटा गलत नहीं है, वो पादप को बचाने के लिए जरूरी है, आवश्यक है, इसलिए शब्द क्या आ गया, आवश्यक। मेरी बात समझ में आ गई सभी के? क्या कि कर्टियस ने इस चीज को बताया था कि पादप के द्वारा अवशोषित किए गए जल का अधिकांश भाग वाष्पोत्सर्जन के दौरान क्या होता है, हानि के रूप में, लॉस के फॉर्म में चला जाता है, इसलिए तो बुराई है। लेकिन पादप को तेज धूप में झुलसने से बचाने के लिए पत्तियों को यह कार्य करना पड़ता है, इसलिए यह कार्य आवश्यक भी हो चुका है। इस कथन को क्या किया इसने, एक स्टेटमेंट वाइज बताया कि ट्रांसपिरेशन इज ए एसेंशियल इविल, अर्थात आवश्यक बुराई कहलाता है। क्लियर बात समझ में आ चुकी बेटा? ठीक है। इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के अर्थात उससे बदलाकर किसने बताया, स्टीवर्ड ने। स्टीवर्ड ने भी यही बात की। स्टीवर्ड ने जड़ों से पूछा तो जड़ ने अपनी समस्या बताई साहब कि मेरे द्वारा अवशोषित किए गए अधिकांश जल को इन्होंने बाहर की तरफ लॉस के रूप में फोम छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, ये बुराई है। अब इसने ने क्या पत्तियों से पूछा, पत्तियों ने अपनी पूरी समस्या बताई कि साहब मैंने ऐसा काम क्यों किया है। तो साहब ने क्या है कि क्या लिखा हुआ, लेख राम मीना जी कह रहे हैं सर डीपी के। अब आप है ना क्या बेटा इसको देखें, फिर बाद में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। यहां पर हम लोग है ना क्या है कि जो कह रहे हैं यहां पर है ना क्या है कि अपन को ध्यान रखना कि जो स्टीवर्ड कह रहा है, स्टीवर्ड ने ना क्या है कि जब जड़ों से पूछा जड़ ने अपनी बात बताई, स्टीवर्ड ने पत्तियों से पूछा पत्तियों ने अपनी बात बताई। स्टीवर्ड ने पत्तियों से पूछा कि एक बात बताओ क्या तुम इसको छोड़ सकते हो क्या? तो ऐसी कंडीशन में यहां पर ना क्या है कि स्टीवर्ड ने क्या कहा, तो पत्तियों ने बिल्कुल मना कर दिया साहब हम चाहकर भी इस घटना को नहीं छोड़ सकते, इसलिए ये किस प्रकार की घटना हो जाती है, ये एक विशेष प्रकार की अपरिहार्य बुराई के रूप में जानी जाती। क्लियर कट बात समझ में आ गई? ये तो बात किसकी होगी बेटा, हमारे पास में स्टेटमेंट की। अब बच्चों हम बात करें कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन का प्रदर्शन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनना। वाष्पोत्सर्जन का प्रदर्शन, वाष्पोत्सर्जन का प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। आपको यहां पर ध्यान रखना, वाष्पोत्सर्जन के प्रदर्शन के लिए एक विशेष प्रकार के न क्या उपकरण का उपयोग करते हैं, इसे कहते हैं हम लोग बेल जार विधि द्वारा। क्या था बेटा, बेल जार विधि द्वारा। ये अपन को याद रखना है, वाष्पोत्सर्जन का प्रदर्शन किससे करेंगे, बेल जार मेथड के द्वारा करते हैं। ये क्या होता है बेल जार मेथड, कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम लोगों ने क्या है कि यहां पर आउटलाइन बेस पे ध्यान से देख लें। यहां पर एक शब्द आ रहा बेल, बेल का मतलब क्या होता है, घंटी। बेल का मतलब क्या होती है, घंटी, जो आप लोग देखते हैं पूजा वगैरह के अंदर ना हम लोग ना हाथ से बजाते हैं। लेकिन हम लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हम लोग देखते हैं साहब एक बहुत बड़ा सा जो है ना घंटा होता है, वो क्या है दीवार पे टका रहता है, अर्थात दीवार से क्या एक चेन के द्वारा लटका रहता है छत से, उसे भी हम क्या कहते हैं, बेल कहते हैं। तो बेल का मतलब क्या हो गया कि छोटे स्तर पे घंटी और बड़े स्तर पर घंटा। आप ध्यान से सुने। और यहां जार का मतलब क्या था, पात्र। यहां पर क्या होता है बेल जार मेथड में, क्या करते हैं कि बेल जार मेथड के अंदर क्या है, कांच का एक इसी प्रकार का क्या उपकरण होता है जिसकी आकृति घंटी के समान या घंटे के समान होती, इस तरीके से। अब इसमें क्या किया जाता है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। यहां पर एक कांच की स्लाइड लेते हैं, कांच की ना क्या है कि हमने पट्टी ले ली, कांच की पट्टी लेने के बाद एक पादप लेते हैं जो गमले में लगा होता है, ये गमले में लगा हुआ पादप होता है, इस गमले में लगे हुए पादप को हमने इस तरीके से ले लिया, ठीक है। गमले में तरीके से पानी डाल देते हैं,
गमले को पॉलीथीन से बांध देते हैं। पॉलीथीन में क्या किया मैंने, इसको बांध दिया इस तरीके से, ठीक है। इस कांच की पट्टी थी, इस कांच की पट्टी पर ये गमला था, इस गमले को रख दिया और गमले को चारों तरफ से मैंने पॉलीथीन से बांध दिया ताकि नमी बाहर नहीं निकले। और ये जो घंटी के आकार का ना उपकरण होता है, इस घंटी के आकार के उपकरण को इसके ऊपर इस तरीके से रख देते हैं। रखने के बाद क्या करते हैं, साइड के अंदर हम लोग वैसलीन से इसको बिल्कुल पैक कर देते हैं और पैक करने के पश्चात क्या करते हैं, इसको हम धूप में रखे आते हैं। सुबह जब हम धूप में रख के आते हैं और शाम को संभालते हैं तो हम देखते हैं साहब इस कांच के पात्र में या घंटी के समान पात्र में भीतर की तरफ क्या होती है, जल की बूंदें दिखाई देने लग जाती हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि साहब पादप के वायवीय भागों के द्वारा क्या जलवाष्प बाहर के रूप में निकलती है। तो ये क्या है, इसे कहते हैं बेलजार मेथड या बेलजार विधि, जो क्या कहता है, जो कि यानी क्या है कि हमें वाष्पोत्सर्जन के प्रदर्शन के बारे में बताती है, वाष्पोत्सर्जन के बारे में यहां पर बताएगी। फिर हम बात करते हैं यहां पर क्या कि वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन, वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन। ये बच्चों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर याद रखना, आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि साहब वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो यहां पर शब्द याद रखना है कि पोटोमीटर के द्वारा। शब्द क्या आएगा बेटा, यहां शब्द याद रखना कि पोटोमीटर उपकरण के द्वारा। ये जेट में, आईसीआर में, नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है, पोटोमीटर उपकरण के द्वारा, ठीक है। पोटोमीटर उपकरण के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन किया जाता है। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होना क्या है कि यहां पर मेजर करते हैं, और वो आंसर आता है किसके, पोटोमीटर के द्वारा। क्या है बेटा पोटोमीटर, ध्यान से समझने की कोशिश, कैसे हम लोग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को यहां मेजर करते हैं, तो ध्यान से सुनना। पोटोमीटर बच्चों क्या होता है, पोटोमीटर कांच का एक उपकरण होता है, इस तरीके से कांच का उपकरण होता है, एक नलियां होती हैं, ट्यूब जैसा होता है, इस तरीके से। समझने की कोशिश करें कि यहां पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कैसे हम लोग नापते हैं। ये कांच का हमारे पास एक उपकरण है। इस कांच के उपकरण के अंदर क्या होता है, ये पूरा कांच का बना होता है, केवल ट्यूब जैसी होती है, इस तरीके से। यहां स्टैंड लगा होता है ये। अब ये जो है क्या है कि जो नली है, इस नली पर स्केल लगा रहता है। क्या लगा रहता है बेटा, यहां पे स्केल लगा रहता है। यहां पर है क्या है कि कुछ मान लिखे रहते हैं, वैल्यू लिखी होती है। वैल्यू क्या लिखी होती है, वैल्यू की यहां पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये इसके अंदर लिखा होता है। अब क्या करते हैं, एक साइड में क्या करते हैं हम लोग, एक साइड में क्या है कि एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में पानी भर लेते हैं और इसको इस तरीके से डुबो देते हैं। अब देखो बेटा क्या होता है, जब हम लोग ना क्या है कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट ना क्या है कि पोरोमीटर सही नहीं है बेटा, पोटोमीटर है। पोरोमीटर से तो क्या होता है कि ना क्या है कि रंध्रों के आकार का मापन किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पानी से पूरा भर देते हैं। पूरा जब पानी से भरते हैं तो पानी से भरने के पश्चात क्या होता है, जब खाली जब पानी भरेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में इसमें वायु के बुलबुले बनेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम इसके अंदर एक कहना क्या है कि वायु को बुलबुला बनाते हैं, अर्थात पानी भरेंगे तो जितने वायु होगी वो सब बाहर निकल जाएगी। केवल एक बुलबुला हमने इसके अंदर रख दिया, ये ब्लू कलर का बुलबुला हमने यहाँ छोड़ दिया और पूरा पानी से भर दिया। अब क्या होता है कि यहां पर है क्या है कि एक पादप की टहनी लेते हैं, इस पादप की टहनी को हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इस तरीके से इसमें डुबो देते हैं। अब ना पूरे उपकरण को हम लोग धूप में रखे आते हैं। धूप में रखने के बाद आपको पता है कि जैसे जैसे यहां पर क्या होता है, जैसे जैसे यहां पर है क्या है कि प्रकाश पड़ता है, वैसे वैसे पादप की सतह से क्या होता है, पादप की सतह से जलवाष्प बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। बच्चों जब ये जलवाष्प बाहर की तरफ निकलेगा तो जल आएगा कहां से, जल नीचे से आएगा। तो जैसे जैसे ऊपर है क्या है कि जल निकलेगा तो वैसे वैसे नीचे से जल को खींचा जाएगा। ये जल का अणु यहां से खींचता चलता है। जब ये जल का अणु खींचेगा तो पक्की बात है ये बुलबुला भी आगे की ओर खिसकेगा, बुलबुला भी आगे की ओर क्या होगा, चलना शुरू हो जाएगा।
जब ये जल्दी शुरुआती कंडीशन क्या था, बुलबुला कहाँ था, मान के चलो बुलबुला हमारे पास है ना क्या है कि ये 0 सेंटीमीटर पे था, खिसकता खिसकता जब हमने ना क्या पूरे उपकरण को चालू किया तो बुलबुला था 10 सेंटीमीटर पे। हम सुबह रख के गए इसको कितने बजे, सुबह हमने रखा 8 बजे, और 8 बजे रखा और बुलबुला कहाँ था, 10 पर था, अर्थात ना क्या कि यहाँ पर 10 इंच पे था या 10 सेंटीमीटर के ऊपर था या 10 सेंटीमीटर मान ले। और शाम को हमने ने क्या किया, शाम को हमने ने क्या है कि 8 बजे देखा आके, और ये बुलबुला कहाँ चला गया। अब आप ध्यान से समझना, ये बुलबुला खिसकते खिसकते कहाँ आ गया, ये बुलबुला खिसकते खिसकते आ गया 60 सेंटीमीटर पर आ गया, इस जगह पे ये चला, यहाँ से चलते चलते कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये जितना यहाँ से इसने पानी खींचा उतना ही पानी इसने नीचे से, जैसा पानी निकला वैसे वैसे पानी इसके अंदर आता रहा, और एक कंडीशन वो आएगी कि साहब बने क्या है कि बुलबुला खिसकता 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 आ गया। बताओ कितने घंटे का मार्जिन आ गया, ये जो मार्जिन आया 8 से 8 12 घंटे का, कितने आ गया बेटा, ये 12 घंटे का मार्जिन आया। बुलबुला कितना चला था, फाइनल माइनस इनिशियल अर्थात 50 सेंटीमीटर चला, यही बात है। तो अब आप देख के चल सकते हैं यहाँ पे कि ये 12 घंटे में 50 सेंटीमीटर चलता है। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या है कि 12 घंटे मतलब आधा दिन हो गया। अब अगर हम इसको दिन के हिसाब से देखें तो जब 12 घंटे में 50 सेंटीमीटर चल रहा था, 24 घंटे में कितना चलेगा, 24 घंटे के अंदर ये 100 सेंटीमीटर चलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन की दर 100 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से आ जाएगी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पोटोमीटर के द्वारा। ठीक है बच्चों, ये वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन हो जाता है। तो ये बच्चा हमारे सामने क्या है, ये वाला हमारे पास एक विशेष प्रकार का बिंदु आ चुका है। अब हम बात आगे की तरफ चलें, आगे की तरफ चलते तो हमारे पास मैंने क्या है कि क्या क्या ना क्या है कि अगले टॉपिक आएंगे। अब हम बच्चों बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन का प्रकार, कितने टाइप से ना कि एक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो सकती है, इसके ऊपर हम बात कर चलें। अब हम बात करें बेटा वाष्पोत्सर्जन के प्रकार की। तो वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, इस पर हम थोड़ी सी बात कर चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, कि वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। बच्चों वाष्पोत्सर्जन की बात करें कि वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, तो वाष्पोत्सर्जन यहां पर हम बात करें तो यहां पर वाष्पोत्सर्जन के बारे में एक टेबल तैयार करेंगे ताकि ना क्या है कि आपको वो सारी बातें पता चल सकें। तो यहां पर देखो बेटा ट्रांसपिरेशन के प्रकार में हम एक टेबल बना रहे हैं आपके सामने। सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे इसके अंदर क्रम संख्या, वाष्पोत्सर्जन का नाम, संपन्न स्थल कहां से होगा, वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो इसका क्या महत्व होगा और कितने प्रकार से संपन्न होगा। सबसे पहले बात करें बेटा क्रम संख्या, फिर हम बात करेंगे क्या, वाष्पोत्सर्जन का प्रकार, प्रकार कहूं या फिर नाम लिख देता हूं। फिर मैं बात करूंगा यहां पे संपन्न स्थल, फिर बात करूंगा कुल वाष्पोत्सर्जन का प्रतिशत भाग, और लास्ट में हम बात करेंगे साहब इसका संपन्न काल। जो बच्चे यहां पर देख रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं, क्रम संख्या, नेम ऑफ ट्रांसपिरेशन, सीरियल नंबर, नेम ऑफ ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होगा। इसके बाद बात करेंगे कि टोटल पार्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन का कितना % पार्ट प्ले किया जाएगा। यहां पर हम बात करें संपन्न काल। अब जरा चेक करने की कोशिश करें कि वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे कि इसे कहते हैं हम लोग रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन इसे कहते हैं स्टोमेटल
ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। दूसरे नंबर पे आएगा उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। इसे कहते हैं हम लोग क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तीसरा कहते हैं इसके अंदर वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। बच्चों इसे कहते हैं हम लोग लेंटिकुलर। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये चीज तो हमको पता होना चाहिए कि वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। और वाष्पोत्सर्जन के बारे में बात करें, पहला है कौन सा, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्या होता है स्टोमेटल, क्या होता है क्यूटिकुलर, क्या होता है लेंटिकुलर। ध्यान से सुनना कि ऐसा वादको शब्द आ रहा है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जो किसके द्वारा होगा, रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा होगा। इसकी बात करें तो ये किसके द्वारा होगा, संपन्न स्थल की बात करें रंध्रों द्वारा। अगर रंध्रों के द्वारा संपन्न होता है तो इसे कहते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या फिर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। एक आ रहा है क्यूटिकुलर या उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, या ये उपत्वचा के द्वारा या क्यूटिकल के द्वारा होगा तो इसे कहेंगे क्यूटिकुलर। इसे क्या कहते हैं, उपत्वचा द्वारा, उपत्वचा द्वारा या क्यूटिकल के द्वारा होगा तो इसे कहते हैं क्या, क्यूटिकुलर। एक कह रहा वातरंध्रीय लेंटिकुलर। बच्चों ध्यान रखना, पादप की सतह पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिनसे गैसों का लेन देन होता है, उसे कहते हैं वातरंध्र। अगर ये वातरंध्र के द्वारा होता है, वातरंध्र के द्वारा होगा तो इसे कहेंगे वातरंध्रीय ट्रांसपिरेशन या फिर लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कुल वाष्पोत्सर्जन का 90% भाग बनाता है। कितने परसेंट होता है बेटा, 90%। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कुल वाष्पोत्सर्जन का कितना होता है, लगभग 10% बनाता है। और हम इसकी बात करें वातरंध्रीय, तो आपके मन में विचार आएगा 90 और 10 तो 100 हो गए, फालतू के अंदर ना क्या तीसरा क्यों लिख रहे हैं। तो इनमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो जाए तो ना क्या है कि वातरंध्रों के द्वारा भी क्या होता है, जल के हानि होने लग जाती है। और इसका मान लमसम कितना आता है, 0.1 से लेकर 1% तक होता है। अब हमसे पूछा जाता है संपन्न स्थल। यहां से जेट में 2 बार प्रश्न आ चुका है। यहां से क्या प्रश्न आया कि साहब रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कब होगा, तो सीधी सी बात है जब रंध्र खुलेंगे तभी तो उसमें से ना क्या जल बाहर निकलेगा। जब ना क्या है कि रंध्र ही बंद रहेंगे तो जल बाहर निकलेगा क्या, नहीं। तो रंध्र कब खुलते हैं, रंध्र हमेशा दिन में खुलते हैं। तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन केवल कहां होगा, केवल दिन के समय होगा। कब होगा बेटा, केवल दिन में संपन्न होता है। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, सतह पर जो त्वचा पाई जाती है यहां से भी क्या होता है, गैसों का लेन देन होता रहता है। तो यहां से हमेशा ना क्या है कि आपने देखा अपने पसीना क्या होता है, रात दिन निकलता है। जैसे जैसे मौका लगता है वैसे यहाँ क्या है कि जल बाहर निकलने लग जाता है। इसका मतलब ये क्या होता है, सदैव होता है। इधर हम बात करें तो वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन भी कैसे होता है बेटा, सदैव पाया जाता है। तो ये बच्चों हमारे सामने बात हो गई। प्रश्न पूछा गया क्या कि साहब वाष्पोत्सर्जन का अधिकांश भाग किस विधि द्वारा संपन्न होता है। तो वाष्पोत्सर्जन का अधिकांश भाग ना क्या जो 90% है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा संपन्न होगा। प्रश्न पूछा जाता है कि साहब ने क्या, एक प्रश्न क्या आया था जेट में, जरा इसके बारे में सुने कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन संपन्न होता है केवल दिन के समय, केवल रात के समय, दिन व रात के समय, दिन या रात के समय। तो ध्यान रखना कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कब होता है, केवल दिन के समय संपन्न होता है। और इसी क्रम में बेटा लास्ट न क्या जो इसका महत्व है, जो 2 लाइनें बची हुई है, वो है वाष्पोत्सर्जन का महत्व। क्या महत्व होगा, अब आपको यहां पर सब कुछ समझ में आ चुका है। कैसे, क्योंकि मैं शुरू से आपको बता रहा हूं यहां पर कि साहब ये वाष्पोत्सर्जन पादप के लिए क्या क्या महत्व लेके चलेगा। पहला महत्व जरा समझना, एक तो क्या है कि पादप को क्या कर रहा है, ये झुलसने से बचाता है।
आपको पता है ना कि जैसे जैसे धूप तेज पड़ेगी पादप जलने की कोशिश करेगा, झुलस जाएगा, इसलिए इसको क्या करता है, जलने से बचाने की बात करता है। दूसरी बात क्या है कि जब ये पानी बाहर की तरफ निकलेगा तभी तो नीचे से जल को अवशोषित किया जाएगा। इसका मतलब वाष्पोत्सर्जन जल अवशोषण में महत्व दिखाता है, जल अवशोषण में उपयोगिता दिखाएगा। इसके बाद हम बात करें जल के साथ साथ क्या होता है, ये खनिज अवशोषण में भी, किसकी बात करें, खनिज अवशोषण में भी उपयोगी होगा। ये बच्चों हमको बात याद रखनी है। तो हमारे सामने ये एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ, ट्रांसपीरेशन, पादप के वायवीय भागों के द्वारा जल के हानि, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन में 95 से 99% हानि। वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन का मापन किससे करते थे, मापन करते थे पोटोमीटर द्वारा, और उसका प्रदर्शन करते थे किससे, बेल जार मेथड से। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और 2 प्रकार के स्टेटमेंट देखे थे, कर्टियस का और स्टीवार्ड का। तो इस प्रकार एक छोटा सा बच्चों टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद हमें क्या है कि हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और केमिस्ट्री क्लास अब स्टार्ट होने वाली है। आप लोग इसी क्रम में जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।